एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्पॉटलाइट। तो गाइस, आपके लिए मैं आज लेके आई हूँ एक इंपॉर्टेंट वीडियो और वो रहने वाली है इनकम टैक्स से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज की जो वीडियो रहेगी वो टनेज टैक्सेशन से रिलेटेड है। टनेज टैक्सेशन 2023 में एक इंपॉर्टेंट, मैं बोलूंगी, टॉपिक है जो ऐड किया गया। एक क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से और इस टॉपिक को देख के काफी बच्चों को लगा कि ये क्या टॉपिक है। आज इसको समझते हुए चलते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे टैक्सेशन पे प्रोविजन लगते हैं, किस कंपनीज पे ये टनेज टैक्सेशन स्कीम है जो अप्लाई होगी, क्या क्या कंडीशंस आपको पूरी करनी पड़ेंगी अगर आप इस स्कीम के अंडर आना चाहते हो, कौन से सेक्शन यहाँ पे एलिजिबल होंगे और कौन से सेक्शन के तहत आपको यहाँ पे कॉम्पिटिशन करनी है अपनी इनकम की और किस तरीके से यहाँ पे आप कंप्यूट करोगे अपनी इनकम, देन उस पर टैक्स कैलकुलेट करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो टनेज टैक्सेशन है ये है किसके लिए। हमेशा याद रखेंगे, अगर कोई शिपिंग कंपनीज हैं उनकी कोई भी इनकम होती है तो उसी के लिए ये जो पर्टिकुलर टनेज टैक्सेशन स्कीम है वो अप्लाई होती है। तो इनकम ऑफ शिपिंग कंपनीज होगा। सेक्शन कहां से कहां तक कवर किए जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 115 BA से लेके 115 BZC तक। और इस चैप्टर में हम किन कंपनीज की असेसमेंट करते हैं ये चीज याद रखनी है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बना था। तो ये जो पर्टिकुलर टनेज टैक्सेशन स्कीम है ये अप्लाई होती है इंडियन कंपनीज पे, याद रखिएगा। सेकंड इज ऐसी कंपनीज जो शिपिंग बिजनेस में एंगेज्ड हैं। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज जिनकी पास एक क्वालिफाइंग शिप है। ये क्वालिफाइंग शिप क्या होती है इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी आपके लिए तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है याद रखनी कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये किन के अंडर किन किन पे कवर होती है। अगर आप इंडियन कंपनी है, शिपिंग बिजनेस में एंगेज्ड हैं और आपके पास एक क्वालिफाइंग शिप है तो आप टनेज टैक्सेशन के जो प्रोविजन है उनका फायदा ले सकते हैं। और ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है ये कब तक वैलिड होता है, 10 साल तक वैलिड रहता है। अगर आप ड्यूरिंग 10 ईयर्स किसी भी ईयर में इसके प्रोविजन को ब्रेक करते हो तो आप आगे आने वाले 10 ईयर्स तक इस पर्टिकुलर ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे अपना जो प्रोविजन दिया था, आपने इसको अप्लाई करना स्टार्ट किया था 2012 में। 2012 से 2022 तक आप यहाँ पे क्या करोगे, इस स्कीम के अंडर रहोगे। अगर आपने ड्यूरिंग दिस पीरियड किसी भी पर्टिकुलर ईयर में इसके जो प्रोविजन है वो नहीं माने या फिर उनको ब्रेक किया तो आप आने वाले जिस ईयर में आपने ब्रेक किया होगा, फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं 2017 में आपने ब्रेक कर दिया, तो 2027 तक आप इस पर्टिकुलर स्कीम के जो प्रोविजन है उनको एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे होता क्या है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल ये बात करो कि आप यहाँ, मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे आप प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हो शिपिंग कंपनीज के, तो आप ये जो स्कीम है क्या ये लॉस के केस में अप्लाई होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज होती है, जो टैक्स है ना आपको तब भी पे करना पड़ेगा अगर आपने लॉस इनकर किया है। क्यों? क्योंकि ये है टनेज टैक्सेशन। टनेज का मतलब क्या होता है कि एक कार्गो की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, एक शिप की कार्गो कैरिंग कैपेसिटी कितनी है कि एक शिप में आप कितना लोड है जो डाल सकते हो, उस पर्टिकुलर कैरिंग कैपेसिटी पे टैक्स है जो लगाया जाता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस पे टैक्स नहीं लगता, यहाँ पे जो कैरिंग कैपेसिटी है उस पे टैक्स है जो लगाया जाता है। तो लॉस के केसेस में भी यहाँ पे टनेज टैक्सेशन के तहत आपको यहाँ पे अपने जो इनकम है टैक्स है जो वो पे करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसमें होता क्या है, आपके पास ये ऑप्शन है, याद रखेंगे कंपल्शन नहीं है, ये ऑप्शन है जो एसएससी को दिया जाता है। या तो आप अपने जो नॉर्मल प्रोविजन होते हैं पीजीबीपी इनकम के, उनके अकॉर्डिंग अपनी इनकम कैलकुलेट कर सकते हो, उनके अकॉर्डिंग अपने प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर सकते हो। अदरवाइज आप प्रिजम्पटिव टनेज टैक्सेशन के जो प्रोविजन है उनके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉफिट्स या फिर अपनी इनकम है जो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब किस तरीके से ये ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जा सकता है, तो आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, फॉर्म नंबर 65। ठीक है, आप इस फॉर्म के तहत एक एप्लीकेशन देते हैं जेसीआईटी को। और कब आप दे सकते हैं, तो दो तरीके हैं आपके पास, दो वेज हैं। या तो आप जब इनकॉर्पोरेट हुई है आपकी कंपनी, क्योंकि याद रखेंगे कंपनीज के लिए है, तो जब भी आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसके 3 महीने के अंदर अंदर आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि जब आप एक एलिजिबल कंपनी बन गए हैं तो उस डेट से आप 3 महीने तक यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज है, अगर आप अमलगामेटेड कंपनी है तो वहां पे भी आपको 3 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया जाता है। अमलगामेटेड कंपनी जब आप बने तो 3 महीने के अंदर अंदर आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड याद रखेंगे, 3 मंथ्स का टाइम पीरियड रहता है फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग एन एलिजिबल कंपनी और फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग एन अमलगामेटेड कंपनी। चलिए इसके बाद बात करते हैं कि क्वालिफाइंग कंपनी क्या है। तो सेक्शन 115 BC में क्वालिफाइंग कंपनी के बारे में बताया गया है। क्वालिफाइंग कंपनी क्या है कि जो इस पर्टिकुलर जो स्कीम है टनेज टैक्सेशन, इसके बेनिफिट ले सकती है। तो एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जिसको पॉइंट हम बोलते हैं, वो इंडिया में होनी चाहिए। आपके पास कम से कम एक क्वालिफाइंग शिप होनी चाहिए और आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, उस शिप को ऑपरेट करना है। ठीक है, ये 4 कंडीशन अगर आप फुलफिल करोगे तो आप एक क्वालिफाइंग कंपनी बन जाओगे जो टनेज टैक्सेशन के प्रोविजंस का बेनिफिट ले सकती है। फिर इसके बाद बात करते हैं अब ये क्वालिफाइंग शिप क्या होता है। तो क्वालिफाइंग शिप बनने के लिए आपको 3 कंडीशंस हैं जो पूरी करनी होती हैं। इनमें क्या क्या कंडीशंस हैं, आपकी कोई सी गोइंग शिप या फिर वेसल है जो क्या है, कम से कम
15 नेट टनेज की हो, ठीक है। 1 टन का मतलब क्या होता है 1000 केजीज, तो 15 नेट टनेज होने चाहिए, मतलब 15 इंटू 1000 केजीज, इतनी कैपेसिटी आपकी होगी कम से कम, तो आप इसमें क्वालिफाइंग शिप की कैटेगरी में आ सकते हो। प्लस इसके साथ 2 कंडीशन और है, वो क्या है, आप इंडिया में रजिस्टर्ड होने चाहिए और आपको लाइसेंस मिला होना चाहिए कि आप ऑपरेट कर सकते हैं। क्लियर। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है जो होना चाहिए इसके साथ साथ, सर्टिफिकेट आपका जो आपको मिलेगा वो इंडिकेट करे कि आपका जो नेट टनेज है वो इनफोर्स है। तो अगर ये तीनों चीजें फुलफिल होंगी तो माना जाएगा कि आपके पास जो शिप है वो क्वालिफाइंग शिप है। बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस आती हैं, वो चीजें ध्यान रखेंगे क्या क्या चीज इसमें से एक्सक्लूडेड है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कोई भी ऐसी सी गोइंग शिप और वेसल है, उसका जो मेन पर्पस है यहाँ पे क्या है कि आपने वो गुड्स और सर्विसेज की प्रोविजन के लिए यूज की है, जो आप नॉर्मली लैंड पे यूज करते हो, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह अपनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना, उसी के लिए अगर आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पे वो शिप्स इंक्लूड नहीं होंगी। कोई फिशिंग वेसल है वो इंक्लूड नहीं होगा अगर आप फिशिंग के लिए यूज कर रहे हो, कोई फैक्ट्री शिप है वो इंक्लूड नहीं होगा, कोई प्लेजर क्राफ्ट है वो इंक्लूड नहीं होगा, कोई हार्बर और रिवर फेरीज है ये भी इंक्लूड नहीं होंगी, ऑफशोर इंस्टॉलेशन भी इंक्लूड नहीं होंगे। और क्वालिफाइंग शिप जो यूज की जा रही है किसके लिए, फिशिंग वेसल के तौर पे यूज की जा रही है, कितने दिन, प्रीवियस ईयर में 30 दिन से ज्यादा दिन के लिए, तो ये सारी चीजें हैं ये एक्सक्लूड होंगी। तो आपकी अगर कोई ऐसी शिप है जो फॉर एग्जाम्पल प्लेजर क्राफ्ट है और उसके अलावा आप बाकी कंडीशन पूरी कर रहे हो, ये तीनों कंडीशन पूरी कर रहे हो, बट आपकी जो शिप है वो प्लेजर क्राफ्ट है, तो यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, वो क्वालिफाइंग शिप नहीं बन सकती। तो क्वालिफाइंग शिप होने के लिए ये 3 कंडीशंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेक्शन याद रखेंगे, सेक्शन 115 बीडी। फिर इसके बाद आता है कि आप कैसे कंप्यूट करते हैं टनेज टैक्सेशन, यहाँ से क्वेश्चन में ऑप्शन था, ठीक है, तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 115 बीजी, इसके अकॉर्डिंग आप कंप्यूट करोगे कि कैसे टनेज टैक्सेशन है जो निकाला जाता है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, एक शिप का टनेज इनकम कैसे निकलता है वो आप देखिए। यहाँ पे होगा क्या, जितना आपकी डेली टनेज इनकम है, डेली टनेज इनकम निकालिए, उसको आपने कितने दिन के लिए ऑपरेट किया है प्रीवियस ईयर में, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपके पास एक शिप की टनेज इनकम निकल के आ जाएगी। आपके पास जितनी शिप होती है फिर आप उससे नंबर ऑफ शिप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम निकल जाती है। देखिए अब यहाँ पे जो डेली टनेज इनकम है उसको कैलकुलेट करने के लिए भी आपके पास 4 तरीके हैं। अगर आपका जो टनेज है वो 1000 तक है, ठीक है, अगर आपका टनेज 1000 तक है तो आप क्या करेंगे, 70 रुपीज होंगे फॉर ईच 100 टन। मतलब अगर मैं बात करूं टोटल 1000 टन की तो 700 रुपीज यहाँ पे आ जाएंगे, ये आपकी डेली टनेज इनकम हो जाएगी। और अगर आपका नेट टनेज मतलब कैरिंग कैपेसिटी अगर वो 1000 से लेके 10,000 टन तक होती है तो यहाँ पे क्या होगा, 700 रुपीज तो होंगे आपके 1000 तक, उसके ऊपर जो भी आपका टनेज होगा उसमें कितना रेट एप्लीकेबल होगा, ₹53 फॉर ईच 100 टन। और जितना भी 1000 से ऊपर होगा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2000 है तो 1000 के लिए तो 700 हो गया, 700 प्लस जो बचा हुआ 1000 है उसको 53 के हिसाब से आप करोगे, तो 53 इंटू 10 आप करेंगे तो 530 रुपीज और ऐड हो जाएंगे। फिर इसके बाद आता है अगर आप 10,000 से ज्यादा है और 25,000 तक आपकी टनेज है, नेट टनेज कैपेसिटी इतनी है, तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 10,000 तक आपके कितने पैसे बनते हैं, 5470। इसमें आप क्या करोगे, जो 10,000 से आगे वाले जो भी टनेज है उनको 52 रुपीज पर 100 टन के हिसाब से आप कैलकुलेट करते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है, अगर आपकी जो टनेज है वो एक्सीड कर जाती है 25,000 से तो 11,770 रुपए, एज पर दिस फॉर्मूला 11,770 रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे, ये आपकी डेली टनेज इनकम हो जाएगी। प्लस जो उसके ऊपर जितना भी टनेज होगा, फॉर एग्जाम्पल 50,000 है आपकी जो कैपेसिटी है तो 25,000 तक 11,770 हो गया। नेक्स्ट जो 25,000 होगा उसके लिए क्या होगा, 29 रुपीज के हिसाब से आपको 100 टन के लिए 29 रुपीज फॉर ईच 100 टन आपको पेमेंट करनी होगी। और वो इनकम आपकी पेमेंट नहीं, मतलब वो इनकम कैलकुलेट कैसे होगी, पर 100 के लिए 29 रुपीज के हिसाब से यहाँ पे आपकी इनकम कैलकुलेट होगी, जितना भी 25,000 से एक्सीड करेगा। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, आपके पास 50,000 टन की कैपेसिटी है नेट टनेज, तो मुझे ये पता है अप टू 25,000 कितने रुपीज मुझे देने हैं, 11,770। क्लियर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट 25,000 है उसके लिए क्या है, पर 100 टन के लिए मुझे 29 रुपीज देने हैं, तो 100 से डिवाइड कर दूंगी, 29 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करूंगी तो ये आ जाएगा 250 इंटू 29, इसको सॉल्व करेंगे तो 7250 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। अब आपके पास टोटल इनकम कितनी हो गई, 11,770 प्लस 7,250। आप इसको टोटल करोगे तो यहाँ पे आपके पास निकल के आएगा टोटल 19,020। अब यहाँ पे क्या है, ये एक दिन की इनकम आई है, डेली टनेज इनकम आपको निकालनी है, टोटल टनेज इनकम। तो नंबर ऑफ डेज से आप क्या कर दोगे, जितना आपने जितने दिन ऑपरेट किया है शिप को मल्टीप्लाई कर दो। मैं मान के चल रही हूँ कि मैंने 365 डेज इसको क्या किया है, यूज किया है, तो 365 डेज अगर आप यूज करोगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 365 से, तो मल्टीप्लाई करिए 365 से, आपके पास अमाउंट निकल के आ जाएगी 69,42,300। ठीक है, ये आपके पास निकल के आ गई है एक शिप की इनकम, डेली इनकम आपके पास निकल के आई। अब कैसे यहाँ पे टैक्सेबिलिटी होगी, अब यहाँ पे देखिए 69,42,300, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप टैक्सेबिलिटी कैसे राइज होगी, ये तो आपकी इनकम है,
हमें पता है कि जब आपकी जो असेसी है वो कंपनी होती है और वो डोमेस्टिक कंपनी है तो कितना रेट ऑफ टैक्स लगता है, 30% के हिसाब से चार्ज होता है। तो आप फ्लैट 30% इस पे चार्ज करेंगे। फिर इसके बाद अगर कुछ सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, सरचार्ज कैसे कि अगर यहाँ पे इनकम आपकी 1 करोड़ से ज्यादा है तो नील होता है, 7 करोड़ से ज्यादा हो तो फिर आपका 7% लगता है, फिर उससे ज्यादा होता है तो 12%। तो सरचार्ज का जो रेट है वो अगर एप्लीकेबल होगा तो सरचार्ज ऐड हो जाएगा, और उसके साथ साथ हायर एजुकेशन सेस जो होता है 4% के हिसाब से वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो टैक्सेबिलिटी है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगी। क्लियर, इस तरीके से टैक्सेबिलिटी निकलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक और चीज यहाँ पे समझने वाली है। यहाँ पे होता क्या है, अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इनकम कितनी आती, फॉर एग्जाम्पल 69,42,352 आ जाती, तो यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करना होता है। कैसे, अगर आपका जो नंबर है लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो मोर देन 50 है तो आप नेक्स्ट इसमें क्या कर दो, 50 और ऐड कर दो, मतलब इसको 100 बनाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 52 का आप क्या कर दोगे, यहाँ पे 352 से इसको 400 बना दोगे। अगर ये लेस देन 50 होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आ जाता, 48 आ जाता, तो आप इसको क्या करते, 48 अगर आ गया है तो 50 से कम है तो इसको आप क्या कर दोगे, डिस्कार्ड कर दोगे, और यहाँ पे आपका यहाँ पे 300 बन जाएगा लास्ट के 3 डिजिट्स। तो इस तरीके से आपको राउंड ऑफ करना है। फिर इसके बाद जो मेन चीजें हैं ध्यान में रखनी है वो है ये सारी चीजें। कोई भी चैप्टर 6A की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी अगर आप प्रिजम्पटिव टनेज टैक्सेशन स्कीम के तहत अपनी इनकम कैलकुलेट करते हैं। राउंड ऑफ किस तरीके से करना है वो मैंने आपको बता दिया। सेट ऑफ लॉसेस अलाउड नहीं है इस इनकम के साथ। अगर आप कोई और लॉस है इस इनकम के साथ सेट ऑफ करना चाहते हो तो नहीं कर सकते हो। जो रेट ऑफ टैक्स है 30% प्लस सरचार्ज अगर एप्लीकेबल है प्लस 4% हायर एजुकेशन सेस। उसके साथ साथ यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जो लॉस है इन बिजनेस के लॉसेस भी क्या नहीं हो सकते, यहाँ पे किसी और बिजनेस की इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकते, सिर्फ और सिर्फ शिपिंग बिजनेस की इनकम के साथ ही सेट ऑफ हो सकते हैं। कोई और लॉसेस इनकी इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकते, इनके लॉसेस किसी और की इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकते। इंट्रा हेड सेट ऑफ यहाँ पे अलाउड है। अगर कोई शिपिंग बिजनेस का लॉस है, यहाँ पे जो लॉस हुआ है शिपिंग बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ हो जाएगा। सेक्शन 115 VM है, याद रखेंगे। फिर इसके बाद है कैपिटल गेन। अगर आपको ये जो क्वालिफाइंग शिप है उसको आप सेल करते हो और आपको कोई कैपिटल गेन अराइज होता है, तो जो कैपिटल गेन की कॉम्पिटिशन हम सीखते हैं सेक्शन 45 से 51 में, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे भी आप नॉर्मली जो कैपिटल गेन होता है उसको ट्रीट करते हो। और यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कोआ जो होता है वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा, जो क्वालिफाइंग शिप की रिटन डाउन वैल्यू मेथड वैल्यू होगी, रिटन डाउन वैल्यू WDV, उसी के अकॉर्डिंग उसकी कोआ को मान लिया जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी, एंड फिर कैपिटल गेन के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। ये कहाँ पे मेंशन्ड है, सेक्शन 115 BM में। फिर इसके बाद आता है कि आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होती है अंडर सेक्शन 44AA, एंड जो ऑडिट होता है अंडर सेक्शन 44AB वो मैंडेटरी है। ठीक है, मैंडेटरी रहेगा अगर आप इस प्रिजम्पटिव इनकम को फॉलो करते हो। ये जो स्कीम है टनेज टैक्सेशन स्कीम, इसको अगर फॉलो करते हो, ये मेंशन है सेक्शन 115 VW में। फिर इसके बाद बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं टनेज टैक्सेशन के, तो आपके जो बेनिफिट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे क्योंकि आपकी इनकम थोड़ी कम रहेगी। ठीक है, जो बेसिक आपका प्रोसीजर रहता है PGBP में उससे थोड़ा सा कम रहेगा किस तरीके से आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हो। तो यहाँ पे आपके जो बेनिफिट्स हैं इस स्कीम के वो किस किस को मिल सकते हैं, वो अमलगमेटेड कंपनी को भी मिलते हैं अगर वो क्या है क्वालिफाइंग कंपनी है और उसने 3 महीने के अंदर अंदर JCIT को अपनी एप्लीकेशन है जो दी है, जो एज कर जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है उसमें, एंड उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, अब जो ये टाइम पीरियड होता है 10 ईयर्स तक का, उस टाइम पीरियड तक उन्होंने कंटिन्यू किया है इस स्कीम को, तो उनको इसके बेनिफिट्स हैं जो मिल जाएंगे। और ये बात कहाँ पे मेंशन है, सेक्शन 115 VY में मेंशन है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे आता है वो है 115 BT। तो ये रिजर्व अकाउंट होता है। अब इसमें क्या होता है, कोई भी क्वालिफाइंग कंपनी होती है ना, तो उसको इस अकाउंट में अपने जो बुक प्रॉफिट्स हैं, जो भी उन्होंने यहाँ पे अपनी जो भी उनकी एक्टिविटी थी, जो भी काम वो कर रहे हैं, जो कोर एक्टिविटी थी, उससे जो प्रॉफिट्स कमाए बुक प्रॉफिट्स, उसका 20% रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, और ये जो अकाउंट में पैसा आप ट्रांसफर करते हो, इस पैसे को आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, अगर आप कोई और शिप खरीदना चाहते हो उसी के लिए आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको लॉस हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो लॉस होते हैं ना, ये रिजर्व अकाउंट का ये जो लॉस है वो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड भी हो जाता है। फिर इसके बाद अगर सेकंड ईयर में भी आपको क्या हो जाता है, लॉस ही हो जाता है। फर्स्ट ईयर में तो हमने देखा कि कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बट सेकंड ईयर में भी अगर आपको लॉस होता है, कोई प्रॉफिट नहीं है, तो आप क्या रहेंगे, एलिजिबल कंपनी नहीं रहते हैं और आपको एज पर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ PGBP अपने जो प्रॉफिट्स हैं वो कंप्यूट करने पड़ेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपसे नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको देखते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, आपसे बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर टनेज टैक्स सिस्टम। अब इसमें क्या है, आपको दिया गया था कि ये जो स्कीम है ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है, जी बिल्कुल है। फिर इसके बाद था इट इज एप्लीकेबल फॉर द टैक्सेशन ऑफ इनकम डिराइव्ड फ्रॉम शिपिंग एक्टिविटीज, तो ये भी बिल्कुल सही है, शिपिंग कंपनीज के लिए ही है। हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी, इंडियन कंपनी, शिपिंग एक्टिविटी से इनकम डिराइव होनी चाहिए, बिजनेस कौन से बिजनेस में एंगेज होनी चाहिए, शिपिंग बिजनेस में, एंड उसके पास एक क्वालिफाइंग शिप होनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ इंडियन एज वेल एज फॉरेन कंपनीज,
ये पॉइंट क्या है, बहुत गलत है, क्योंकि इंडियन कंपनीज पे ही एप्लीकेबल होती है, फॉरेन कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होती है। फिर डी पॉइंट आता है कॉम्पिटिशन ऑफ टनेज इनकम इज कवर्ड अंडर 115 वीजी। तो ये सेक्शन मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, और यस कॉम्पिटिशन आपकी 115 वीजी में आती है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये इंडियन और फॉरेन कंपनीज दोनों पे नहीं, केवल और केवल इंडियन कंपनीज पे ये अप्लाई होता है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, फर्दर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो चीज हमें ध्यान में रखनी है। एक बार दोबारा मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें याद रखनी है। एक तो एक कंडीशंस की एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पे होगा, ऑप्शन है, ठीक है, वॉलंटरी है, अगर आप आना चाहते हो इस ऑप्शन में तो आप आ सकते हो, जरूरी नहीं है। फिर इसके बाद टाइम पीरियड है 10 ईयर्स का, आपको कंटिन्यू करना होगा, अदरवाइज आप अगर ब्रेक करोगे तो नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए आप एप्लीकेबल नहीं होगे इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए। और अगर लॉस है तो भी आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर टैक्सेशन स्कीम के अकॉर्डिंग टैक्स है जो पे करना होता है। और यहाँ पे 3 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना है, फॉर्म नंबर 65 में एप्लीकेशन देनी है JCIT को, ठीक है। देन इसके बाद अगर आप एलिजिबल कंपनी बन जाते हो तो उसके भी 3 महीने के अंदर अंदर, और अमलगामेटेड कंपनी बन गए हो तो उसके भी 3 महीने के अंदर अंदर आपको फॉर्म है जो फाइल करना होता है। और सेक्शन कौन से इंपॉर्टेंट है, क्वालिफाइंग कंपनी क्या है, सेक्शन 115 BC, क्वालिफाइंग कंपनी BC से आप याद कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद क्वालिफाइंग कंपनी के बाद क्वालिफाइंग शिप क्या होती है, VD में है, कंपनी के बाद शिप की बात आएगी। देन इसके बाद आता है कंप्यूट कैसे करते हो 115 BG में। देन इसके बाद यहाँ पे कुछ ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें जो एप्लीकेबल होंगी वो इंपॉर्टेंट है, VM, ठीक है, और VW, ये सारे जो सेक्शंस हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो इनका आपने ध्यान रखना है, क्लियर, इन चीजों का ध्यान रखेंगे। और रिजर्व अकाउंट किस में आता है, सेक्शन 115 BT में आता है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी ये क्वेश्चन बना है तो फर्दर आपसे मैच द कॉलम में सेक्शंस भी पूछ लिए जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और काफी कुछ ये जो न्यू पॉइंट है आपको काफी कुछ सिखाते हैं, ठीक है। और जो ऑलरेडी हमारे पास सिलेबस है वो तो हम पढ़ते ही हैं, बट कुछ कुछ न्यू टॉपिक्स भी हमें पढ़ लेने चाहिए, ताकि जो फर्दर आगे क्वेश्चन बने, जिस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है उसको हम समझते हुए चलें, और उससे अच्छे क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनको भी हम ध्यान में रखते हुए चलें। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, एंड अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। और बहुत क्लासेस आपके लिए मैं प्लान कर रही हूँ, धीरे धीरे आपको वो सारी चीजें भी देखने को मिलेगी। PYQs रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी फिलहाल, फिर उसके बाद मैराथन सेशन जो आप डिमांड कर रहे हो वो सारी चीजें भी आएंगी, बट एक पैटर्न में होंगी सारी चीजें, ताकि आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ले सको। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।